आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। मरकज की अग्निपथ योजना पर हंगामा बरपा है। मुल्क के कई हिस्सों में जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। एहतजाज के चलते ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी खलल पड़ रहा है। यूपी, बिहार से लेकर तेलंगाना तक एहतजाज ही एहतजाज है। तेलंगाना में एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि बिहार में कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है और यूपी के कई अजला में नौजवान सड़कों पर उतर आए। एहतजाजी नौजवान सरकार से अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग कर रहे हैं और पहले जैसे निजाम को ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो आग भड़क उठी है, यह आखिर बुझेगी कैसे? क्या सरकार अपने फैसले को वापस लेगी? आखिर मसले का हल कैसे निकलेगा और नौजवानों को सरकार भरोसे में कैसे लेगी? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस इश्यू पर जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ जमाल वाजिद खान साहब एक्स डीआईजी हैं। ब्रिगेडियर तरुण मदान जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सैयद यासिर जिलानी जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और कुछ देर में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं सैयद यासिर जिलानी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जो स्कीम नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए मरकजी सरकार ने निकाली थी, वो एक तरह से अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है। पूरे मुल्क में लगातार एहतजाज हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने कल फिर इस पर नजरसानी किया और 21 साल से बढ़ाकर उम्र 23 साल कर दी, लेकिन नौजवानों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। यासिर जिलानी जी। देखिए, एक बेहद शानदार स्कीम को सरकार लेके आई है, जिसको प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और पूरी की पूरी जो एक कमेटी होती है, उसका प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद जो नौजवान हैं, जो जोश में हैं, जो सेना के अंदर इसलिए जाना नहीं चाहते हैं कि सेना में वो नौकरी कर रहे हैं, वो राष्ट्र के अपने समर्पण भाव का जो चरित्र होता है, उसको लेके कोई भी सेना में जाता है, उसको लेके ये स्कीम बेहद शानदार है, जो बेहद अच्छे पैकेज के साथ है। आप उस पैकेज में आपने देखा भी है, बार बार हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि पहले महीने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल में जाके उनको किस तरीके से बेनिफिट है। 30,000 से उनकी शुरुआत हो रही है और 4 साल के बाद उनको क्या क्या मिलेगा। अगर वो शहीद हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, तो उनके लिए 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 23 लाख तक के एक बहुत ही कवर पैकेज दिया गया है, जो जिसमें इंश्योर्ड भी किया गया है। और कोशिश ये की गई है कि एक जो नौजवान, जब हम लोग 17 साल के थे, 17.5 साल के थे, तो मुझे लगता है आप, मैं सब सोच भी नहीं सकते थे और हम अपने गार्जियन के ऊपर अपने आप को डिपेंड किया हुआ था। लेकिन 17 साल के से लेके 21 साल में सरकार आपको इतना जबरदस्त एक तो ट्रेन करेगी, आप फौजी बनेंगे। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? आपको तमाम इतने फायदे यासिर जिलानी जी आपने अग्निपथ योजना के गिना दिए, फिर ये कौन लोग हैं जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, जो बसों में आग लगा रहे हैं, जिन्होंने पुलिस चौकी फूंक दी है, जिन्होंने पूरा हंगामा बर्पा कर रखा है? जी देखिए, ये बिल्कुल दिख रहा है पिछले 24 घंटे से, खास करके बिहार के तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है और भी उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश इंक्लूड है। मैं इस बात को मानता हूं कि नौजवान कहीं ना कहीं स्कीम को, अग्निपथ और अग्निवीर जो बनने के लिए एक अग्निपथ स्कीम है, उसको समझने में ये किसी तरीके से उनको कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है और सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। सरकार के जो नौजवान इसे नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार इसे समझा नहीं पा रही है। देखिए यासिर जिलानी जी, ऐसे ही जो किसान कानून आया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। सरकार कह रही थी कि बहुत फायदे हैं, लेकिन किसान समझने के लिए एक तरह से किसान कह रहे थे कि हमारा नुकसान है। तो नौजवान यहां पर समझ नहीं पा रही या सरकार समझा नहीं पा रही है?
नहीं सर। अच्छा एक बात बताइए कि आप 21, अब तो कल में रिव्यू भी कर दिया गया है, 23 साल तक की उम्र को बरकरार रखा गया है। आप बताएं कि आप कल से ज्यादा आज एहतजाज हुआ राज्य है। भी कह रही है कि मैं वो अपने यहाँ पुलिस फोर्सेज में एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस देगी, उनको मौका मिलेगा, जो लोग बिजनेस करना चाहेंगे उनको लोन की अच्छी सुविधा दी जाएगी और हर तरीके से आपको सिक्योर करके सरकार चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए अब इसमें आपको समझने की जरूरत है, सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड एरिया कौन सा है? बिहार के राज्य हैं। सुबह से बिहार में यह दिखाई दे रहा है कि क्या जो नौजवान जो 17-18 साल में सेना की भर्ती में जाना चाहते हैं और तमाम लोगों का एक सपना होता है सेना को लेके जो जज्बा है, उस जज्बे में क्या इन नौजवानों को ये नहीं मालूम है कि जिस राष्ट्रीय संपत्ति को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या सेना के भर्ती होने वाले नौजवान इस तरह की सोच रख सकते हैं क्या? आज शाम तक तो ये भी सुनने में आया है, आपके ही मीडिया के बंधुओं ने दिखाया है कि बिहार के एक रेलवे स्टेशन में वहां का जो टिकट का कलेक्शन था शाम तक का, वो भी लूट लिया गया है। तो क्या ये आप ये समझिए कि हालात कितने ज्यादा खराब है। सेना में भर्ती यासिर गिलानी जी अब यही वाकयात बता रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब है। सुन लीजिए जी सुन लीजिए क्यों खराब है, एक 10 सेकंड में ये भी समझ लीजिए। क्योंकि राजनीतिक दल फायदा उठाने चाह रहे हैं। वो राजनीतिक दल जो हाशिए पे हैं, जो हमेशा से जब भी सरकार कोई स्कीम लेके आती है अच्छे के लिए, कोई कानून बनाती है, तो वो सरकार को कोसती है, सरकार को घेरती है और इल्जाम लगाती है कि हमें बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, नौजवानों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए इस तरह की चीजें सरकार कर रही है, जबकि ये पूरी की पूरी कमेटी ने इस स्कीम को रखा है। अब अगर राष्ट्रीय जनता दल का छात्र विंग कहीं पे इंटर कर जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या करेगा। तो ये नौजवानों को समझने की जरूरत है। ठीक है, इस हंगामे को ब्रिगेडियर मदान साहब से और जमाल वाजिद साहब से मैं थोड़ा सा समझ लेता हूं। ब्रिगेडियर मदान जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। सर, इस हंगामे को किस तरह से आप देख रहे हैं? जिस तरह से यासिर गिलानी जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इस उम्र में तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि 17.5 साल की उम्र में उसे नौकरी मिल जाए और वो पैसे कमाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हंगामा हो रहा है, कैसे सर इसे देखा जाए? देखिए, किसी भी स्कीम के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, नफा नुकसान, क्या फायदा क्या नहीं फायदा जी। और एक चीज अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज हर आदमी में होती है। मैं पहले प्रोज पे आऊंगा कि क्या फायदा है। जी। देखिए, फायदा यह है कि अधिकतर जनता है उसको आर्मी की ट्रेनिंग मिल रही है। समाज में ये जो आदमी बाहर निकल रहा है, ये एक डिसिप्लिन्ड फौजी होगा, बाहर जाके समाज में और संतुलन लाएगा। ये 2-3 फायदे होंगे, ठीक है कि नहीं? इसके साथ साथ जो है फायदा ये होगा कि एक यंग ब्लड बिल्कुल आर्मी में इन्फ्यूज होगा। और जो है कि कई लोग जो हैं, देखिए जब एक बार नौकरी लग गई, कई लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि यार अब ठीक है, अब तो नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, अब हमें कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार का उनके पास भी चैलेंज रहेगा कि हमें अपनी जो इफेक्टिवनेस है वो प्रूव करनी है। जिनको 4 साल के बाद रखना है तो उनको ये होगा कि हाँ, हमें अपना दमखम, अपना जौहर, अपनी कामयाबी दिखानी है ताकि हम 4 साल के बाद भी रिटेन्ड हों। तो ये तो कुछ फायदे हैं। और फायदे जैसे और भी गिनाए गए कि इनको जब ये फौज से बाहर आएंगे तो इनको करीब 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, सॉफ्ट लोन्स दिए जाएंगे, ये सब चीजें हैं। अब आते हैं जो इनके कॉन्स हैं, मतलब कि क्या गड़बड़ हो सकती है, ठीक है नहीं? आई एम श्योर जो बैठे हैं पोजीशन में उन्होंने ये सब आंकलन कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं दोहरा देता हूं इन सब चीजों को। देखिए, कोई भी जो आर्मी का यूनिट है, फौज का जो यूनिट है, वो यूनिट के मोराल, जो एक यूनिट जैसे हम कहते हैं कि भाई सिखलाए, तो उसका अपना एक वॉर क्राई है, आदमी मरता जीता यूनिट की इज्जत के लिए है, ठीक है नहीं? जब ये जो आदमी है ये 4 साल ही रहेगा, उसकी कितनी अटैचमेंट यूनिट से हो पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता ना भी हो। इसके अलावा 6 महीने की ट्रेनिंग, बाकी छुट्टी वुट्टी काट पीट के अगर आप पूरा आंकलन लगाएं, ये सब लोगों ने लगाया हुआ है, तो हार्डली 2.5 साल वो फिजिकली यूनिट को अवेलेबल है काम करने के लिए। उसमें वो क्या सीख पाएगा और क्या प्रोड्यूस, और उसका क्या अटैचमेंट होगा यूनिट के साथ, जब उसको मालूम है कि मैंने 4 साल बाद बाहर निकलना है, ठीक है? इसके अलावा अब इतनी फौज की जानकारी लेके अगर इतना आदमी लगातार हर 6-6 महीने में फौज से बाहर निकलता जाएगा, तो कहीं भारी ताकतें उसका गलत इस्तेमाल ना कर लें, ये भी एक वो है, क्योंकि ट्रेंड सा आदमी है वो, ठीक है ना? इसके अलावा देखिए, जो 17-20 साल में जो फौजी बाहर निकले हैं, उनको बेचारों को क्या नौकरियां मिल रही हैं? कहीं गार्ड खड़े,
आप खुद ही सोचिए, एक आदमी जो है देश की सुरक्षा में खड़ा हुआ है तैनात, और वो गर्व महसूस करता है। कल को आप उसको कहीं किसी गली में गार्ड लगा दें, उसको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो थोड़े चीजें हैं, ये तो सोचने वाली हैं। फिर एक मेन मुद्दा, बिल्कुल सवाल तो उठता है कि 4 साल के बाद जब ये दोबारा से एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, या ये कहा जाए कि ट्रेनिंग लेके, तरबियत लेके, और 4 साल के बाद इनके पास कोई नौकरी नहीं होगी, फिर ये क्या करेंगे? तो बिल्कुल जी आदमी अपने जीवन में स्थिरता चाहता है कि एक लाइन मैंने पकड़ ली, फिर उस लाइन में चलूं। बिल्कुल 4 साल बाद फिर कुछ ढूंढना, कुछ और करना, ठीक है नहीं। अभी भी अधिकतर जो फौजी हैं वो एक जल्दी एज में रिटायर हो जाते हैं, आप देखिए। तो उन बेचारों को बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है बाहर जाकर के, अब क्या नौकरी ढूंढें, क्या करें। एक आम जवान जो है, नहीं, सवाल इसी पर उठ रहा है कि 4 साल के बाद फिर आगे क्या, यही सवाल उठ रहा है। मैं जमाल वाजिद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जमाल वाजिद खान साहब, सर किस तरह से देखा जाए कि आपको नौकरी तो दी जा रही है, आपको पैसा दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही, सब कुछ दी जा रही, लेकिन 4 साल के बाद फुल स्टॉप लगने वाला है। 75% को हटा दिया जाएगा, 25% को फिर आगे उनकी मुलाजमत और नौकरी चलती रहेगी, लेकिन 75 जो % है उनका आखिर क्या होगा? और शायद हंगामा इसी वजह से हो रहा है। देखिए, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट का बड़ा एम्बिशियस प्लान है और इसमें बहुत स्टडी करी गई होगी जी। ये हवा में प्लान नहीं दिया गया होगा। बिल्कुल आज की सिनेरियो को अगर देखा जाए तो उसमें आप ये देखेंगे कि हमारे जो दोनों फ्रंट हैं जिसपे हम लड़ाई कर रहे हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट फ्रंट है, चाइना और पाकिस्तान। और इसमें यंग ब्लड की ज्यादा जरूरत है, और हमें अच्छी तरह ट्रेंड लोगों की भी जरूरत है, और टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों की भी जरूरत है। आज की जो नौजवान है वो अच्छी तरह ट्रेंड होके आ रहे हैं, और उनको टेक नॉलेज भी अच्छी है, जिससे कि टेक वारफेयर में अच्छे से काम कर सके। दूसरी चीज ये है कि वो जब फोर्स ज्वाइन करेंगे, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कुछ रेजिमेंटेशन रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे, क्योंकि कम समय के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि फोर्स आर्मी को यंग रखने की जरूरत है, इसलिए ये एक अच्छा सुझाव है गवर्नमेंट का। और जैसे कि बताया गया कि 25% लोगों को रेगुलर किया जाएगा, और जो लोग नॉन रेगुलर होंगे उनको दूसरी जगहों पे भी अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी काफी लोग जो 15 या 20 साल की सर्विस करने के बाद आर्मी की, वो ज्वाइन करते हैं, CAPF ज्वाइन करते हैं, PSU में जाते हैं, और कई गवर्नमेंट के संगठनों में ड्यूटी करते हैं, और उनका परफॉर्मेंस देखा गया है कि बहुत ही अच्छा रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये देखने की बात जरूर होगी कि पहले तो कम परसेंटेज के लोग 15-20 साल सर्विस करके आते थे, वो लोग अपनी री-एम्प्लॉयमेंट के बाद नौकरियां करते थे डिफरेंट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, CAPF और PSU में। अब चूंकि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ जवान्स रिटायर होंगे, इनको रीसेटलमेंट करना स्टेट पुलिस, CAPF में, कहां तक ये वो CAPF रेडी होंगे इनको लेने के लिए? बिल्कुल। अब अगर इस तरह से होगा तो हर साल एक बड़ी तादाद में नौजवान निकलेंगे जिनके सामने अलग अलग ऑप्शंस भी होना चाहिए। 25% को अगर आप एडजस्ट कर देते हैं तो 75% यानी 75% का फिर आगे क्या होगा, यही सवाल उठाया जा रहा है। मेरे साथ एक और खास मेहमान स्वाति मलिक जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी डिबेट में जुड़ चुकी हैं। स्वाति मलिक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। स्वाति जी, लगातार हंगामा चल रहा है सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर, और सरकार अब इस पर यह भी कह रही है कि जो हंगामा हो रहा है इस पर सियासत हो रही है, और इन नौजवानों को बहकाया जा रहा है जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, जो पुलिस चौकियों में आग लगा रहे हैं। देखिए अबू जी, तो बहुत ही कन्वीनियंट सी बात हो गई कि जब भी कोई कुछ खिलाफत होती है सरकार की तो वो कह देते हैं पॉलिटिकल हो गया है, पॉलिटिसाइज हो गया है। लेकिन आपको याद होगा ये सरकार 2014 में जब आई थी तो वन रैंक वन पेंशन के नारे के साथ आई थी, और आज क्या दे रहे हैं हमारे जवानों को, हमारे यूथ को? नो रैंक नो पेंशन, फ्रॉम वन रैंक वन पेंशन, नो रैंक नो पेंशन। और मैं आपको ये बात भी ऑन रिकॉर्ड आज बोलना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बीजेपी का ये अग्निपथ प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किया है, ये और कुछ नहीं लेकिन हमारा जो डिफेंस फैब्रिक है उसको सिर्फ कमजोर करने की एक इनकी सिर्फ वही इंटेंट है, इसको कमजोर कर दिया जाएगा ताकि हमारे है 50% इंडियन आर्मी अग्निपथ के थ्रू होगी, और जो बाकी 50 है वो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड होगी। तो इसका मतलब हमारी 50% आर्मी सिर्फ ये जो नौजवान है जो 4 साल की जिनका टोटल एक्सपीरियंस है, क्या वो हमें डिफेंड करेंगे?
क्या वो हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारे मुल्क को बचाएंगे? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ये लोग? दूसरी बात मैं आपको बहुत जरूरी है बताना चाहूंगी कि जब पिछले 2 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, जो कि 1.5 लाख नौकरियां थी इंडियन बाकी फोर्सेस में मिला के 1.5 लाख नौकरियां थी, 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई। 2019 में पेपर हुआ था, 8 बार लोगों ने इंटरव्यू और पेपर दिए हैं, कोई क्या करेंगे 2024 में जब इलेक्शन आएगा, जनरल इलेक्शन आएगा, तो बहुत दिन का बहुत इतनी। अरे ये भी बताइए कि ये भी नौजवान जो 21-22 में अनएम्प्लॉयड है, ये फिर 28 में अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तब उनके लिए क्या नौकरियां देने की कोशिश क्या करेंगे आप उस समय? अभी जो 21 का अनएम्प्लॉयमेंट वो 28 का हो जाएगा, ये सोच के देखिए आप। तो ये सिर्फ इसको एक और जुमला है इनके बैग में, और कुछ नहीं है। ये जो जुमलेबाजी करते हैं, ये एक और जुमला है जो फिर एक और स्पिन बॉल ये डालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यासिर जिलानी जी, इसका जवाब जो यहां पर स्वाति मलिक जी ने कही है कि ये सिर्फ एक तरह से बहकाने की और नौजवानों को सिर्फ पटरी से उतारने की बात है। जहां पर मोदी जी कह रहे थे कि 2022 तक 80 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वो वादा एक तरह से पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यासिर जिलानी जी ये भी उठ रहा है कि ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं, जो सड़कों पर उतर कर आए हैं, जो सरकारी अमला को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? यह सवाल भी उठाया जा रहा है। देखिए, पहले मैं कांग्रेस का जवाब दे दूं। कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति से निकल ही नहीं पाती है। कांग्रेस की प्रवक्ता अभी कह रही हैं हमारे सेना पे फिर सवाल उठाए। ये इनकी आदत है, सेना पे सवाल उठाना। भारत की सेना इतनी सक्षम है अपनी अस्मिता और अखंडता के लिए, वो किसी दुनिया के किसी भी देश के सेना के साथ कभी भी तत्परता के साथ सक्षम रहने भी दीजिए। अपने लोगों के लिए 24 घंटे सरहद पे रहती है। उसकी वजह से हम और आप बैठ के अब डिबेट में सुन लीजिएगा, उसके बाद अपना रिबेटल करिएगा। और ये कंफ्यूजन इसलिए इन्हें लगता है कि हर मुद्दे में कांग्रेस को उन लोगों का कंधा मिलने का अंदेशा या अंदाजा होने लगता है। कहीं अब पहले किसानों का कंधा लिया, अब नौजवानों का कंधा इसलिए ले रहे हैं कि इनके वोट बैंक में इजाफा हो। यासिर जिलानी जी, यूपी में पत्थरबाजी हुई जुमे की नमाज के बाद और घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपके यहाँ खुद कंफ्यूज। यासिर जिलानी जी, क्या जो लोग ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, जो सरकारी अमला को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? उनकी तस्वीरें उन्हें पहचाना जाएगा? अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम को लेकर जो चर्चा और जो डिबेट आपने दी है, जो चर्चा करी है, उसमें अभी कहीं से कहीं तक कहीं जुड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। कोई अगर नौजवानों के बीच में आगे, छात्रों के बीच में आके अगर कोई अपना राजनीतिक और जाति मफाद करने के चक्कर में राजनीति करेगा, कंधे का इस्तेमाल छात्रों का करेगा, और वो अगर मतलब ये लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं गुनाह नहीं कर रहे हैं, वहां की सरकार जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं यासिर जिलानी ये गुनाह नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई हो सकती है। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कार्रवाई अगर कोई भड़काने का काम करेगा तो कार्रवाई उन पे भी होगी। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये सुनहरे भविष्य के लिए बेहद शानदार स्कीम है, जो 17 साल से 21 साल के, और सरकार इसको समझा नहीं पा रही है। सरकार यासिर जिलानी जी इसको समझा नहीं पा रही, वरना नौजवान इस तरह से सड़कों पर नहीं उतरे होते। नहीं समझेंगे। अभी देखिए क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे कोई चीज आती है तो हमारे बीच के समाज में जो सारे लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, और जो बच्चे इस वक्त कहीं ना कहीं इस तरह ब्रिगेडियर तरुण मदान जी, जिस तरह से नौजवान सड़कों पर सर उतरे हुए, क्या आपको लग रहा है कि पहले से कोई तैयारी नहीं की गई? सरकार एक तरह से नौजवानों को इसके बारे में बताने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है, समझा नहीं पा रही है चीजों को। जैसा कि आपने भी डिबेट के पहले हिस्से में कहा कि इसमें बहुत सी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या लगता है कि सरकार समझा नहीं पा रही है स्कीम को? देखिए, ऐसा है जो बाकी वो भी बोल रहे हैं, या तो शायद समझा नहीं पा रहे हैं, या लोगों के समझने में कमी है, या कुछ बाहरी ताकतें हैं जो इन सब चीजों को एनकरेज कर रही हैं। लेकिन मेरा मेन मुद्दा है कि जिस व्यक्ति में अभी डिसिप्लिन नहीं है, वो जब फौज में आएगा तो क्या डिसिप्लिन शो करेगा? बहुत सही बात। संपत्ति का नुकसान,
कि संपत्ति का नुकसान करना। देखिए संपत्ति, मैं तो सरकारी भी नहीं कहूंगा, ये संपत्ति हमारी है, हम और आप टैक्स भरते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, सरकार के पास और कोई आमदनी का जरिया नहीं है। तो लोगों को यह समझना चाहिए कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करना है। विरोध आपका हक है, आप कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज ठीक नहीं है, इसमें आप ये बदलाव लाएं, आप आमने सामने बैठे बातचीत करें टेबल पे, बट इस प्रकार का अच्छा आप नुकसान किसका कर रहे हैं? एक आम आदमी का नुकसान कर रहे हैं, बताइए। वो भी आप ही की तरह बेचारा रोज मर्रा के जीवन में अपनी जद्दोजहद कर रहा है। लाखों के तादाद में मुसाफिर परेशान है, जो लोग ट्रेन से सफर कर रहे हैं। 200 से ज्यादा ट्रेनें आज एक तरह से कैंसिल कर दी गई। और मैं एक चीज और आपके जहन में लाना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देखिए सन 71 की लड़ाई हमारी बहुत अच्छी खासी बैंकर जीत थी, भारतीय फौज की जय जय हो रही थी, लेकिन भारतीय फौज की पेंशन कम कर दी गई, 50% कर दी गई। तो ये सारे मुद्दे ओवर द टाइम चलते रहे, ये नहीं कि सारे मुद्दे एक साथ ही पैदा हो गए, वन रैंक वन पेंशन और बहुत सारे फायदे। कोई भी फौजी अपनी जान निछावर करने नहीं जाएगा जब तक कि कुछ उसको मिल नहीं रहा है। और मिल क्या रहा है? मिलना सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है, मिलना है अपनी देश की आन बान शान के लिए उसने अपने आप को शहीद किया, कुर्बान किया है, वो जज्बा लेके। तो वो जज्बा भी लोगों में होना बहुत जरूरी है। कई लोग आजकल इसको सिर्फ नौकरी समझने लग गए हैं, ये नौकरी वाली बात नहीं है। अगर आपने अपना जीवन यापन करना तो वो तो नौकरी आप कहीं और भी ले सकते हैं। ये तो एक कुर्बानी है, तपस्या है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जमाल वाजिद खान साहब, बड़ी अच्छी बात ब्रिगेडियर तरुण मदान जी ने कही कि जो लोग फौज में जाते हैं सिर्फ नौकरी करने नहीं जाते हैं, बल्कि उनके अंदर एक जज्बा होता है, उनके अंदर मुल्क के लिए मर मिटने का जज्बा होता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नौकरी का ऐलान किया गया उसमें सिर्फ एक प्रोफेशनल नौकरी ही नजर आ रही है। अगर जज्बा होता तो ये लोग सड़कों पर नहीं उतरते। देखिए जज्बा जहां तक ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो रेजिमेंटेशन का पार्ट है वो 4 सालों में आना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। लेकिन इस बात को इस तरह भी देखा जाए कि अगर किसी बंदे में आर्मी के लिए मोटिवेशन है, उसके डेडिकेशन है, देश सेवा की भावना है, तो वो जल्द से जल्द अपने आप को इसमें अडॉप्ट कर लेगा। दूसरी चीज जहां तक कि इस बारे में एक्सप्लेन करने की बात है, आर्मी की तरफ से सर्विस चीफ्स बार बार टीवी पर आकर ये बात बता रहे हैं कि इसमें नौजवानों का फायदा है और कई तरह की चीजें हैं जो जवानों के नए लड़कों के लिए काम में बेहतर भविष्य के लिए उनको अग्रसर करेंगी। दूसरी चीज ये भी है कि हाँ, ये जरूर है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ट्राई भी किया जा सकता था, लेकिन चूंकि इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और लोगों को नौकरियों की जरूरत है, 2 साल कोविड की वजह से नौकरियां बंद रही, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट होना बेहतर रहेगा, जिससे कि कुछ लोग अपनी नौकरियां हासिल कर सकें और कुछ अपना आगे का काम कर सकें और बेहतर भविष्य के लिए अपने आप को जोड़ सकें। जी बिल्कुल। मैं स्वाति मलिक जी, सरकार बार बार यही कहती है कि अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस इस तरह के मामलों में बहकाती है नौजवानों को। अगर ये स्कीम वाकई में अच्छी तो सरकार के साथ कांग्रेस क्यों नहीं है, या अगर कमियां हैं तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, इसमें कमी तो सरकार ने खुद ही कर दी कि 24 घंटे के अंदर अंदर 21 से 23 कर दी एज, है ना। 21 से जब शुरू किया 24 घंटे में उसको 23 कर दिया, मतलब वो अभी भी हाफ बेक्ड है सब कुछ, एक जल्दबाजी में ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़े बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था कि हमारी इंडियन आर्मी बेस्ट रही है, वी शुड रिस्पेक्ट इट। ऑफ कोर्स इट इज द बेस्ट, दुनिया में सबसे बिल्कुल हमारी बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन उसको वर्ल्ड में बेस्ट रहने भी दीजिए ना। आप उसको क्यों उसको डिग्रेड कर रहे हैं, क्यों उसका सोशल फैब्रिक। ऑफ कोर्स ब्रिगेडियर मदान ने बहुत ही प्यारी बात बोली कि ये सिर्फ नौकरी नहीं है, जज्बा है। तो वो जज्बा कैसे आएगा अगर उस यूथ के पास, उस नौजवान के पास सिक्योरिटी नहीं है। अगर उसे ये है कि 4 साल में निकाल दिया जाएगा, तो अगर मुझे ये है कि मुझे 4 साल बाद मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो जज्बा भी कहां से आएगा। ब्रिगेडियर मदान ने जो बोला अभी, वो बहुत ही उम्दा बोला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि इंडियन आर्मी है क्या। बहुत पैशन चाहिए इंडियन आर्मी के लिए, और वहां पे जाके अपनी जान निछावर करने के लिए बहुत पैशन चाहिए। लेकिन वो पैशन अगर हमारा यूथ इनसिक्योर रहेगा, अगर उसको ये है कि मैं यहाँ से निकल भी आऊं, मैं कुछ भी मैं यहाँ पे कर भी दूं, लेकिन 4 साल बाद तो मुझे निकाल ही देंगे, तो वो एकदम डाइल्यूट हो जाता है, वो डीमोरलाइज हो जाएगा। और ये बात कि हाँ, यासिर जिलानी जी, क्या सरकार इस पर भी यूटर्न लेगी? मुझे एक बात, जी बात पूरी कर लीजिए जी।
जी, एक बात मैं पूरी करना चाहूंगी। अभी उन्होंने ये भी बोला कि शायद सरकार समझा नहीं पा रही। अरे ये सरकार तो किसानों को भी नहीं समझा पा रही थी। अभी यासिर जी ने कहा सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, 3 ही दिन हुए हैं इस स्कीम को आए हुए। जी जी, कांग्रेस मतलब बहुत यासिर जिलानी, अब सरकार क्या करेगी? आपको ऑब्जेक्शन आती रहती है, फिर आप ठीक बदलते रहते है, हैं। स्वाति मलिक जी, कुछ ऑडियो में आपके प्रॉब्लम आ रहा है। यासिर जिलानी जी, एक लास्ट कमेंट, सरकार अब क्या करेगी? क्या यू टर्न लेंगे जिस तरह से किसानों के मामले में यू टर्न लिया था सरकार ने? बिल्कुल, देखिए आप सवाल आपका है, लेकिन अभी डीआईजी साहब जो बैठे हुए हमारे पैनलिस्ट, उन्होंने भी बेहद शानदार तरीके से चीजों को रखी है जमाल साहब ने, कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, और दुनिया में भी आप कई सारे मुल्कों में देखेंगे जो नौजवान जो युवा होते हैं और युवाओं के अंदर इतना बड़ा एक उदाहरण पेश कर रही है हमारी सेना, उनको ट्रेन करेगी। और उसके बाद आप देखिए कि तमाम तीनों हमारे सेना अध्यक्ष ने अब तक टीवी पे आके जो संदेश देना था वो संदेश दे दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने दे दिया, तमाम कंसर्न मिनिस्टर और अथॉरिटी बार बार आके संदेश दे के आपके भविष्य को जो नौजवान है उनका सुरक्षित है, उनके लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये नौजवान जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो मुल्क के अमला को नुकसान पहुंचा रहे, इन्हें सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, सरकार को समझाना होगा कि इस स्कीम में क्या क्या फायदे मुल्क के हैं, क्या क्या नौजवानों के लिए इसमें फायदे हैं। जब तक सरकार भरोसे में नौजवानों को नहीं लेगी, इसी तरह से नौजवान यह हंगामा करते रहेंगे। इस वजह से सबसे पहले सरकार को इन नौजवानों को भरोसे और कॉन्फिडेंस में लेना होगा, और यह देखना भी बहुत अहम होगा कि सरकार किस तरह से इन नौजवानों को आने वाले दिनों में भरोसे में लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, जमाल वाजिद खान साहब, ब्रिगेडियर तरुण मदान जी और स्वाति मलिक जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।